जय हिंद साथियों, आज की फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 द सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्नों के साथ उत्तर भी इस वीडियो में बताया जाएगा। कौन सा प्रश्न रहेगा? अति लघुत्तरी प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। और देखिए यह कितना, तो यह जो प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक पूछा जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न जो 2-2 नंबर का एक प्रश्न रहता है, यानी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 दहा में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन बैंक सीरीज में, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ में आप मिला सकते हैं। इसका उत्तर आपको, इसका प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन उत्तर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा, उत्तर को समझा कर भी बताऊंगा। देखिए, आपको जो प्रश्न का उत्तर देना होता है, एक प्रश्न का उत्तर 10 शब्दों में आपको देना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना शब्द है? 3 शब्द, 1 2 3। ठीक उसी तरह से 10 शब्द अगर आप लिख देते हैं तो एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, आप कक्षा 12 में हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो डेली सुबह 6 बजे आपके लिए वीडियो आता रहता है और आता ही रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपके प्रश्न उत्तर को मैं बताता हूं। तो देखिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 1 है, मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों के नाम बताइए। मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों के नाम बताइए। आप उत्तर में पहले हेडिंग डालेंगे। जब भी किसी भी प्रश्न का आप उत्तर देंगे, वो भी अति लघुत्तरी से लेकर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकेंड, मतलब दूसरा, पहला दूसरा, फिर उसी तरह से दीर्घोत्तरी, तो आप एक हेडिंग बनाएंगे। लेकिन बहुविकल्पी में हेडिंग नहीं बनाना होता, वहाँ पर सिर्फ उसका उत्तर ही लिखा जाता है। तो क्या पूछा है प्रश्न? मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियाँ। आप उत्तर में हेडिंग कैसे डालेंगे? मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों के नाम, फिर आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो देखिए, मैं पहले प्रश्न में हेडिंग बता दिया हूँ लिखकर। इसी तरह से आप सभी प्रश्न में हेडिंग डाल सकते हैं। हर प्रश्न में हेडिंग आपको बता दूंगा, आपको खुद से डाल लेना है, लिख लेना है। तो पहला आपको क्या लिखना है कि मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों के नाम, जिनमें पहला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आपको बताना है अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। यानी आप किसी भी समय पर, मतलब किसी भी जगह पर आप क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति, अपने विचार को रख सकते हैं, बोल सकते हैं और एक सभा कर सकते हैं, आप मिलकर बात कर सकते हैं। यह किस में कहा गया है? तो मानवाधिकार, यानी यह संविधान में कहा गया है। ठीक, इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा आपका है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। आर्थिक और समाज, यानी आप पैसा भी कमा सकते हैं और समाज में रह सकते हैं, डोल सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपको कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से तीसरा आपका है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। यानी उपनिवेशीकृत जनता जो क्या थी? पहले गुलाम जनता थी, लेकिन अब कोई जनता गुलाम नहीं है। तो जो अब जनता आज़ाद हो गई, तो आज़ाद हुए जनता मतलब सभी जनता, और उसके अलावा मतलब कोई उपनिवेशीकृत है, कोई बाहरी भी आया है लेकिन यहाँ पर रह रहा है, वह यहाँ का नागरिक हो चुका है। तो उपनिवेशीकृत दूसरी जगह का जनता हो, अथवा कोई जाति का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वह मूलवासी हो, यहाँ का रहने वाला, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, जिनकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे मुस्लिम की संख्या अगर कम है तो मुस्लिम को क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसी तरह से किसी भी गांव में अगर जिसकी संख्या कम होती है उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। इसी तरह से पूरे देश की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा लाया जाता है। देखिए, मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो इसके लिए सॉरी। लेकिन जो पढ़ाया जाता है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको बताना पड़ता है, क्योंकि यह कोई भी पढ़ाए, सभी को यह बताना अनिवार्य होता है। ठीक, मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी सबके अधिकार हैं, सबके अधिकार हैं, किसी को कोई चीज़ करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। यह था मानवाधिकार की 3 प्रमुख कोटियों के नाम। अब आपको प्रश्न नंबर दूसरा देखना है। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन कब हुआ? जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल है, इसका गठन कब हुआ? तो इसको आप हेडिंग कैसे बनाएंगे? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल, ऐसे हेडिंग बना लेंगे। उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखेंगे अब आप?
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल है, इसका गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था, जिसको मैं ब्लैक से लिखकर हाईलाइट किया हूँ। ऐसे आप एग्जाम में अगर हाईलाइट कर देते हैं तो टीचर को ध्यान में जाएगा कि नहीं ये चीज़ कोई लिखा है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। तो हुआ था, कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम इसे परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सर्वप्रथम इसे क्या कहा गया कि यह परामर्शदायी परिषद है। किसे? इंडिजीनस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल को। ठीक उसी तरह से अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके सामने क्या चुनौतियां थी? तो लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां थी। जब स्वतंत्र हुआ, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, तो उस समय 3 चुनौतियां थी। क्या 3 चुनौतियां थी? पहला चुनौती है विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जो भारत है वह भारत और भारत पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित हो गया। तो जब विखंडित हो गया है तो उसको एकता के सूत्र में बांधा। अब उसको विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। अब भारत तो बिखर गया, क्योंकि आधा वहाँ चले गए पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग यहाँ रह गए। तो वह जब बिखर गए हैं भारत के लोग, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको एक किया जाएगा। कोई व्यक्ति कहाँ बसा है, कोई कहाँ बसा है, किसको ज़मीन कहाँ मिला है। तो इस तरह से जो विखंडित भारत है उसको एकता के सूत्र में बांधना, उन सभी को एक करना, यह एक तरह की क्या चीज़ भारत के लिए चुनौती था। ठीक। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। और लोकतंत्र का स्थापना करना कि लोकतंत्र का जब चुनाव होगा तभी तो क्या होगा, कोई राजा बनेगा, नहीं तो पहले राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। लोकतंत्र था ही नहीं, लेकिन अब क्या है? लोकतंत्र है। तो उस समय लोकतंत्र भी स्थापना करने की एक चुनौती थी कि लोकतंत्र को स्थापना किया जाए। कब? 1947 में, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत अपना क्या है कि स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947 को मनाता है, लेकिन जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन जो हमारा भारत है, इंडिया है, यह 15 अगस्त 1947 को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है संपूर्ण समाज का विकास करना। तो जो भारत का समाज है, जो भारत के लोग हैं, सभी का क्या करना है? सभी का विकास करना, डेवलपमेंट करना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं आपको समझा कर बता दूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आपको जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर पर, मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा से हिल गया। अब देखिए, आपको प्रश्न नंबर 4 आपका है, भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण। कि भारत है और चीन है, इनके जो संबंध है इनमें खटास क्यों आए, अलग क्यों हुए? तो इसके 2 आप कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, पहला कारण है कि चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेना। तो भारत चीन के बीच क्यों क्या हुआ कि क्यों खटास आया, क्यों संबंध अच्छा नहीं हुआ? इसके 2 कारण बताए। पहला क्या है कि जो चीन है 1950 में भारत का एक हिस्सा तिब्बत, उस पर चीन ने क्या किया? कब्जा कर लिया। दूसरा, भारत द्वारा 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। और तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे, कौन थे? दलाई लामा, जिनको क्या किया गया कि भारत द्वारा शरण दिया गया कि आप भारत में आइए, सेना को लेकर आइए, आप रह सकते हैं, इसके लिए कहा गया। तो ये था भारत और चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण। प्रश्न नंबर 5वां है, सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। कह रहा है कि 2 देशों के नामों का उल्लेख करें, कि 2 देशों के नाम बताइए जो सबसे अधिक बार क्या किया है? वीटो का प्रयोग किया। देखिए, वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है, अगर कोई देश अपने मन का कार्य कर रहा है या अपने मन से कोई भी चीज़ कर रहा है, तो जिसके पास वीटो पावर है, अगर वह देश मना कर दिया कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो वह प्रस्ताव रुक जाएगा और वह काम नहीं हो सकता है। तो वीटो पावर देखिए 5 देशों को प्राप्त है। किसे है?
है? देखिए अमेरिका है, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, रूस है, चीन है, तो इसी तरह से 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। तो 5 देश कौन-कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन, यही 5 देश हैं। देखिए पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, तो इसी तरह से 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो कह रहा ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जो वीटो पावर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो वीटो पावर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले 2 देश निम्न है, कौन-सा है? सोवियत संघ यानी रूस है, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। वहीं पर दूसरा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। तो यही 2 देश हैं जो सबसे अधिक वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से अब अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, किन्हीं 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। कह रहा है कि कुछ ऐसे या किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो पहले क्या से संघ शासित प्रदेश थे। तो उत्तर में लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश तथा दूसरा मिजोरम, ऐसे 2 राज्य हैं जो पहले संघ शासित प्रदेश में शामिल हैं। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे कौन? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यही 2 राज्य हैं जो पहले संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थे। देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, बीडब्ल्यूसी तथा सीडब्ल्यूसी का पूर्ण नाम लिखिए। बीडब्ल्यूसी तथा सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम लिखिए। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 नंबर का पूछा जाता है। उत्तर में आपको लिखना है। देखिए मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं, देखिए मैं सबके तरह नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग होता है। मेरा मतलब यह होता है कि अगर हिंदी पढ़ना है, पढ़ के जाना है तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। असली चीज़ यह होता है कि जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं बताऊँ, वह आपको या सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी चीज़ को रट्टा मारना, रट्टा मारकर करना यह ठीक नहीं होता है। हाँ, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पढ़ने में अच्छा ना लगे, उसको रट्टा मारना बहुत बेहतरीन होता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन जो समझने लायक हो, जो समझाने लायक हो, जो पढ़ने लायक हो, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ का रट्टा मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो समझ में आए समझिए, समझ के पढ़िए, मैं आपको सब चीज़ समझाऊँगा, जो भी चीज़ आपके लिए रहेगा। और बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी हो, इंग्लिश आपको ना समझ में आए कोई चीज़, तो उसको आप रट्टा मार दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तक का ही बात है। आप पढ़ लीजिए 1 महीने, 2 महीने, आप कुछ भी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक आपका परीक्षा है, आपका दिमाग, आपका मन सिर्फ़ आपके पेपर पर होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करिए, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब पैसा नहीं रहेगा ना, तो कोई किसी का नहीं होता है, कोई आपको पूछेगा नहीं, आपके परिवार के अलावा। तो ऐसा ना हो कभी आपके साथ, इसलिए मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो क्या है, बीडब्ल्यूसी तथा सीडब्ल्यूसी का पूर्ण रूप लिखिए, पूरा नाम बताइए। उत्तर में लिखेंगे बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, यानी इसे इंग्लिश ये नाम है, बाकी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जैविक हथियार संधि। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। उसी तरह से सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि, यह इंग्लिश है और यह इसका रासायनिक हथियार संधि हिंदी नाम है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7वें का उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लेकर नहीं जाना है। अगर डाउट है भी तो कमेंट जिंदाबाद है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको उस कमेंट के लिए आपके लिए वीडियो भी बना कर दे दूंगा, बस आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। प्रश्न नंबर 8 है, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण मतलब होता है जो व्यापार से संबंधित हो, इसके क्या सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ रहे हैं उसी को आप बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला लिखेंगे सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देना। जो सांस्कृतिक समरूपता है, सांस्कृतिक जो जुड़ाव है, लगाव है, अगर अन्य देशों से वैश्वीकरण हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो बाहरी संस्कृतियों को क्या मिल रहा है, यानी पश्चिमी जो संस्कृति है उनको बढ़ावा मिल रहा है, जो भारत में आ जा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। ठीक,
दूसरा है खान पान पहनावा में नए विकल्पों का उत्पन्न होना। जो खान पान है हम लोगों का पहनावा है, तो देखिए पहले ये सब जीन्स उन्स ये सब जो नए नए कट्टी छोटे छोटे पैंट फटे फटे ये सब जो आ रहे हैं, पहले कई तरह के कपड़े जो हैं वह नहीं थे, वह दूसरे देशों से आ रही हैं, दूसरे संस्कृति से आ रहे हैं। खान पान पिज़्ज़ा बर्गर अन्य बहुत सारे मोमोज हो गए, तो ये सब पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कहीं से इधर उधर की चीज़ें खाने पीने की पहनने की चीज़ें अन्य देशों से भी आ रही है। यही वैश्वीकरण का दो सांस्कृतिक प्रभाव है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है कि 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जो 9 स्वतंत्र देश है यानी जो नए स्वतंत्र देश है उनके सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो पड़ोसी देशों में युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या सबसे बड़ी चुनौती थी? जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, ये सब ऐसे जैसे पड़ोसी देश हैं, ठीक उसी तरह से 9 स्वतंत्र देशों के सामने पड़ोसी देशों में युद्ध हो रहे थे और आंतरिक संघर्ष, आंतरिक मतलब अंदर-अंदर संघर्ष हो रहे थे, मन में मन जैसे वो उसको देख के जलता था, उसको देख के जलता था। तो यही क्या था 9 स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा की यह चुनौती था। तो देखिए उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आया हो। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, आप सब कुछ कीजिए लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है ना, लोग क्या कर रहे हैं, इंसान से नहीं, इंसानियत से नहीं, सिर्फ मतलब से याद कर रहे हैं। लेकिन आपको मतलब से नहीं, आपको गुस्साना नहीं है, आपको हमेशा खुश रहना है, आपको कमाना धमाना है, गरीबों का सेवा करना है, रक्षा करना है और आप पैसे जुटाइए, आराम से आप मेहनत से पढ़िए लिखिए, आप पैसे का अपना अच्छा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से एक घर को खोलने के लिए ना एक ताला का ज़रूरत होता है, एक चाबी का ज़रूरत होता है, ताला तो लगा ही रहता है। किसी भी घर को, किसी भी मकान को खोलने के लिए एक चाबी का ज़रूरत होता है। ठीक उसी तरह से अगर एक दिमाग को खोलना है तो मात्र शिक्षा और ज्ञान हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। यह सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। तो दिमाग जब आपका खुलेगा, जब तरह तरह की आपकी सोच आएगी, सोच में बढ़ावत होगा, बढ़ेगा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जीवन में जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने का जो समय है, मौका है ना, वह जीवन में सिर्फ़ एक बार आता है, बार-बार नहीं आता है बोर्ड एग्ज़ाम देने का समय। इसीलिए सिर्फ़ एक बार पढ़ के अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम दे के बोर्ड एग्ज़ाम निकालिए। उसके बाद आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आपको खुद बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना आगे। लेकिन पहले आप अपना इंटर तक अच्छी तरह से 12 पास कीजिए और आप पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 10वां है। प्रश्न नंबर 10 पूछा है कि 1970 के दशक में चीन की नीति में क्या बदला हुआ? कि चीन का नीति तो कुछ अलग था, लेकिन 1970 के दशक में, 1970 का दशक मतलब उसमें 70 का दशक बोले तो आपको 70 से कितना मानना है 80 तक, तो 80 के बीच में चीन की नीति में क्या बदलाव हुए, ये होता है दशक का मतलब। कि कह रहा 1970 के दशक में चीन की नीति में क्या बदलाव हुए? उत्तर आपको लिखना है। आप हेडिंग कैसे यहाँ पर बनाएंगे, तो 1970 के दशक में चीन की नीति में बदलाव, फिर आप लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। चीनी की जो नीति थी या उसका नेतृत्व किया जाता था उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जिससे परिवर्तन क्या हुआ, जिससे चीन अपनी नीति में वैचारिक मुद्दे की जगह है व्यवहारिक मुद्दे को प्राथमिकता देने लगा। जो चीन है पहले क्या करता था, विचार करता था और विचार पर क्या करता था, वह वैचारिक मुद्दों की जगह पर वह विचार करता था, विचार करके बहुत ज़्यादा बातें करता था। इस तरह के विचार को अपनाता था कि कौन सा नीति लगाया जाए, कौन सा ना नीति लगाए। लेकिन वहीं पर 1970 के दशक में चीन ने सब छोड़ दिया और चीन ने क्या किया, वैचारिक नीति के जगह क्या कहा, व्यवहारिक मुद्दे को प्राथमिकता देने लगा और वह व्यवहार से बात करने लगा, व्यवहार से सभी कार्य को करने लगा। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए आपका 20 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। 20 नंबर आपको यहाँ से लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल
टॉपर बने, 2025 बोर्ड एग्जाम यूपी में टॉपर बने, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।